हे सूर्यदेव मेरे अपनों को यह पैगाम देना, खुशियों का दिन हंसी की शाम देना। जब कोई पढ़े प्यार से इस पैगाम को तो उनको चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देना। इसी के साथ दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और आज का सेशन लाए हैं 75 क्वेश्चन का, जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सुपीरियर लेक यूएस एवं कनाडा के मध्य स्थित है। सबसे बड़े, अगर हम बात करें भारत में कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और हम बात करें कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील उड़ीसा में है, जो चिल्का झील के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, इसके साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? क्या करें, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। क्या होगा? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। यह प्रथम भारतीय महिला है जो यूएनए में अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं। कौन? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, भारत सरकार ने 1998 ईस्वी में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न से नवाजा था। कितना में? 1998 में भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में कि निम्न में किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 2 बार कब कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, ये दोनों मतलब वाइफ और हस्बैंड मैडम क्यूरी उनके पति पीरे क्यूरी के साथ में दिया गया था 1903 में। ठीक है, उसके बाद इनको फिर मिला था 1911 में, दूसरी बार 1911 में मिला मैडम क्यूरी को रसायन के क्षेत्र में, जिसमें रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। किस लिए दिया गया था 1911 में? रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। किया होगा सरोजिनी नायडू। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा। कौन सा केंद्र बिंदु रहा? धरासना। गांधी जब आंदोलन चला रहे थे, धरासना नमक सलाम पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, जिसके बाद इनको गिरफ्तारी कर लिया गया था। तो यह सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किया था, जो सरोजिनी नायडू ने की थी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, कहता है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ जो किया था यूनानियों ने किया है। किसने? यूनानियों ने किया है। तो संगीत का जो शुरुआत होता है, यानी रंगमंच संगीत से है, तो संगीत का जो शुरुआत होता है अथर्ववेद में होता है। कहाँ से होता है? अथर्ववेद में संगीत, अथर्ववेद में नहीं, सामवेद से शुरू हुई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
छठा नंबर में कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो दामोदर मौजो को दिया गया। किनको? दामोदर मौजो को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो संविधान के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष संविधान के 21 अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका वर्णन किया गया है 108 आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में किया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। इसके बाद रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय अपराध लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। और ब्रिटेन से लिया गया है विविध विधि का शासन और एकल नागरिकता। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। तो संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म, अधिकतर कॉफी की किस्म है कौन सा किस्म का जो है कॉफी उपज करता है भारत। तो अधिकतम कॉफी उगाने वाली किस्म जो है अरेबिका है। भारत में अरेबिका कॉफी जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और कॉफी भारत में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होती है? तो कर्नाटक में उत्पादन होता है। आंसर रहेगा कर्नाटक में। और भारत में उगाई जाने वाली सबसे अधिकतर कॉफी किस्म अरेबिका है। ठीक है। ब्राजील जो है विश्व में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। विश्व में सबसे अधिक ब्राजील कॉफी का उत्पादन करता है। और कॉफी एक जो है गर्म पेय पदार्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो किस नीति यानी पंचवर्षीय योजना का पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो शासन मैंने काल था इसका अवधि है 1961 से 66 तक, जब भारत और चीन की पाकिस्तान से भारत यानी को चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा, जो भारी सूखा और अकाल हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तो भारत में जो रुपये का अवमूल्यन हुआ है वो 3 बार हुआ है। पहला हुआ है 1949 में, दूसरा हुआ 1966 में और तीसरा हुआ 1991 में। 91 में 2 बार मुद्रा का मूल्यन हुआ था, लेकिन गिना जाता है जिसका गणना की जाती है एक ही बार। ठीक है। और चीन ने अनेक बार मुद्रा का मूल्यन किया है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण। क्या कह रहा है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब आप अपर्याप्त उत्पादन क्षमता कीजिएगा तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो इसका सही उत्तर है कि एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके। लोकसभा द्वारा जो पारित होगी धन विधेयक और राज्यसभा यानी उच्च सदन यानी राज्यसभा के द्वारा भी मान लिया जाता है जब वह कितने दिन के बाद करता है। तो वह 14 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाना चाहिए। ठीक है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृत भी कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। तो इनको सही आंसर होगा इसका बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को तुलना की जाती है। बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा हाथ था उसका, तो जर्मनी का एकीकरण किया था। वह महान राजनीतिज्ञ भी था जहाँ जर्मनी का, और इसी से इनका, और जो वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्कवाइस पुस्तक के लेखक कौन है? आर्कवाइस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कल्याण कुमार डे। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कल्याण कुमार डे। अगला क्वेश्चन चले, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये जो है इसका उत्तर होगा उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। रिट जारी करता है, तो रिट जारी कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय 226 यानी आर्टिकल 226 के अनुसार वह 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन वह रिट जारी करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण के पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल स्थित है, तो यह चाइना में है। कहाँ? चीन में है। ठीक है, इसके साथ और भी मरुस्थल जैसे गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। और थार मरुस्थल जो है उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में स्थित है। ग्रेट सैंडी या ग्रेट विक्टोरिया सिम्पसन जो है मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 21 नंबर कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी कहलाती है। जियोलॉजी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी भूगर्भ का अध्ययन होता है। जियोलॉजी से क्या होता है? आंतरिक भाग का भूगर्भ का अध्ययन होता है। जियोग्राफी भूपटल पर या उससे जुड़े अवयव यानी पृथ्वी के पटल पर और उससे जुड़े अवयवों के अध्ययन ज्योग्राफी में की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो आईएमएफ के जो पूंजी है वो सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ था 1944 के ब्रेट वुड्स सम्मेलन से हुई थी, जो 27 दिसंबर 1945 को प्रभावित हुआ था, जिसमें 190 देश शामिल हैं।
आईएमएफ एक जो है विश्व बैंक के सहयोगी संस्था है। भारत विश्व बैंक के सदस्य देश भी है, ठीक है। और आईएमएफ के जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रबंधक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुआ था। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद से रिलेटेड है जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है। और कृषि विभाग की जो स्थापना हुआ था वो 1872 में हुआ था। और पूछता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा जो बिजली होता है वो तापीय बिजली होता है। लगभग 67% बिजली जो होता है तापीय बिजली यानी कोयला से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य जेबी कृपलानी। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी थे। 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। जो क्लेमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी के नेता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा जब चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी होता है उसका न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 25 वर्ष होता है। और ग्राम पंचायत की चुनाव के उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होती है। और राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है। और जब राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो आयु चाहिए वो 35 वर्ष होना है। और विधानसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। गांधी जी मानते थे कि जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा, ठीक है। यानी जैसा बीज होगा वैसा ही फूल और फल होगा। और एक मैकियावेली का भी मानना था कि साध्य पवित्र होना चाहिए साधन कोई भी हो। क्या है? साध्य पवित्र होना चाहिए साधन कोई भी हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था कि स्वाद का स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? यह कथन महात्मा गांधी नहीं कहे थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया लाई गई है वो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान में अब तक 3 प्रकार का संशोधन का प्रावधान है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 सत्र होती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। और संसदीय प्रणाली का जो जनक माना जाता है वो ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में जो गुफाएं हैं वो शैलकृत मंदिर है, यानी किसके किसके लिए है? तो यह तीनों है, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों के लिए हैं, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर पश्चिम स्थित एलोरा शैलकृत गुफा मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। ठीक है। जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध का है और 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं का है। किसका है? हिंदुओं का है। और 30 से लेकर 34 तक जैनियों के गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफा में 10 चैत्य गृह भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? तो रामतनु पांडे। और रामतनु पांडे जो थे वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किनका शिष्य थे? स्वामी हरिदास के। ठीक है। ये जो अकबर जो थे वो हरिदास से मिलने के लिए वो वृंदावन जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही आंसर होगा 1935 अधिनियम महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है। इसके बाद अगला है कि महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला में साक्षी है? तो महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला है। क्या है? पल्लवों के द्वारा संरक्षित करना है। नरसिंहवर्मन जो था महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाने में, जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है, रथ मंदिर भी बनाए थे। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। और नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासक थे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह शाक वंश से संबंधित थे। महात्मा, जिसका नाम सिद्धार्थ भी था। तो महात्मा बुद्ध के घटना और चिन्ह के बारे में थोड़ा रिवाइज कर ले तो जो जन्म जो होता है, इनका प्रतीक चिन्ह है जन्म का कमल एवं साड़। और जब यह गृह त्याग किए थे तो इसका प्रतीक होता है घोड़ा। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे, इसे ज्ञान का जो प्रतीक हुआ वो पीपल हुआ। और निवारण जो हुआ तो पद चिन्ह, निवारण घटना से पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप का चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें भी नहीं मिलेगी? निम्न ऑप्शन में है मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो ऊर्ध्वाधर किरणें किसको नहीं मिलेगी? यानी श्रीनगर को, यानी ये नॉर्थ में है, इसको श्रीनगर को नहीं मिलेगा। ठीक है। और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और कहा जाता है कि श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। ये श्रीनगर जो है शहर जो है अशोक ने बसाया था। इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि की दर की दशक दर्ज की गई थी कब? तो यह जो इसका सही आंसर होगा
1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि जनसंख्या ज्ञात की गई थी। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान अजैव और नवीकरणीय है। कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो इसका सही उत्तर होगा जल। क्या होगा? जल जो है संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो पानीपत और रोहतक और खुरजरा ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जबकि मथुरा जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलें कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? यानी इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा यानी दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। और श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी कौन सा है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और नैरोबी जो है राजधानी वह केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक है। और लुसाका जो है वो जाम्बिया की राजधानी है। और कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। कंपाला कहाँ की राजधानी है? युगांडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं? तो यह जो अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वह बंगाल के खाड़ी में है। ग्रेट चैनल निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन ज्वालामुखी जो अंडमान में अवस्थित है। और जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। और यहाँ पे 3 द्वीप का जो नाम चेंज हुआ था उसका, जैसे रॉस द्वीप को अब नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाता है। और दूसरा है नील द्वीप को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है हैवलॉक द्वीप जो स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये तीनों द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किस चीज के बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। और आईसी चिप की जो खोज किए थे रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे ने किया था। ठीक है। और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा धुंधला हो गया है, कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। पंचायतों को संविधान की 7वें अनुसूची में राज्य सूची की सम्मिलित किया गया है।
ठीक है। यह जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश जो लाया था भारत में, वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा दिवस है यहाँ पे, शिक्षक दिवस नहीं। शिक्षा दिवस जो होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के पृथक पृष्ठ या प्रवर्तित करती है। ठीक है, तो यह जो है रेडियो तरंग को आयन मंडल प्रवर्तित करता है। हमारे जो वायुमंडल में 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा ताप मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और 5वां बहिर्मंडल है। इंग्लिश में कहते हो तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मोसोस्फियर, थर्मोस्फियर या एक्सोस्फियर। आयन मंडल जो है पृथ्वी के तल से यानी 80 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद ही यह आयन मंडल का क्षेत्र होता है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा पीवीसी। थर्मोसेटिंग नहीं, प्लास्टिक नहीं है, यह थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग नहीं, यह थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि। तो इसका जो सही उत्तर होगा जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है जिससे यह जलते रहता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैसों के गुब्बारे में, ये थोड़ा ज़्यादा धुंधला हो गया है, गैसों के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसमें दहन नहीं होता है, यह अतः है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आइए 56 नंबर से शुरू करते हैं कि मणिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। तो मणिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, तो यह एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। और कॉपर के ऑक्साइड जो होते हैं कीपराइट, कॉपर गलनांस और कॉपर पाइराइड होते हैं। ठीक है। और टीन का ऑप्शन किसेटेराइड होता है। तीन का एक ही एस्क है, किसेटेराइड। और लोहा का यानी आयरन और लोहा का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट और आयरन पाइराइड, और एक होता है कैल्पोपाइराइड। यह जो है आयरन का अयस्क है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस में, तो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईटोक्लिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। ईटोक्लिनिका मानव के कान में स्थित होता है। कहाँ होता है? कान में स्थित होता है। और कान में 3 प्रकार का, एक मैलियस जो है बाहर होता है, बीच में इसे इनकस बोलते हैं, और अंदर की ओर स्टेपिस होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो यह क्या होता। तो मनुष्य का जब एक ही आंख होगा तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है और तो त्रिविमीय प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। इसका सही उत्तर बी और सी दोनों होगा। ठीक है। रुधिर, अगला क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। यानी जब ब्लड को जमाने में, जब ब्लड हाथ कट जाता है तो वह जमता है किस विटामिन का, तो विटामिन के उपस्थित होता है जिससे वह जम जाता है। निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है, यानी सही मेल है उसको चुनना है। तो हाइपोटेंशन जो है वह दिल का दौरा होता है। हाइपोटेंशन से दिल का दौरा होता है, यह जो है सही मेल है। ठीक है।
हृदय जो झका हुआ आता है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ आता है। हृदय में 4 चेंबर का, मनुष्य का जो हृदय है वो 4 चेंबर का बना होता है, 2 अलिंद और 2 नीलय। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अन्यतापी प्राणियों यानी अन्यतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। अन्यतापी प्राणियों के लिए निम्न में कौन सा सही है। तो सही, इसका सही आंसर होगा बी। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। क्या होते रहता है? बदलते रहता है। स्तनधारियों में सबसे अधिक जो तापमान होता है बकरी का होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। मानव शरीर का जो तापमान होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स जो है वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। सूची जो है क्या होता है? तो एक सूची आरएनए में होता है। इसका सही उत्तर होगा आरएनए। ये एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमनो इफिशिएंसी वायरस। एड्स जो है तरल रक्त में से फैलता है। जो एड्स जो फैलने का तरीका है वो तरल रक्त में, बियर यानी सीमेन में, माँ का दूध यानी माउथ मिल्क से, उत्तक द्रव यानी टिश्यू जो फ्लूइड होते हैं उत्तक द्रव से, या योनि द्रव जिसको, या फिर अगला है योनि द्रव जिसे वैगिना फ्लाइट भी बोलते हैं, जिससे यह संक्रमण फैलता है। और इसके विपरीत यानी पसीना, आंसू, लार, मूत्र आदि से संक्रमण नहीं फैलता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक हैं एच.जे. टेलर, एच टेलर एवं लियो सिंग यांग ने किया था। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रडार का उपयोग देश की सीमा, दिशा, दूरी और गति को जहाज की गति ज्ञात करने या मोटर वाहन अन्य वस्तुओं की पहचान करने में किया जाता है। भारत का जो राजेंद्र रडार है वो काफी उन्नत किस्म की है। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं या खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है वो ताप नाभिकीय संलयन के परिचालन में होता है। ताप नाभिकीय संलयन के परिचालन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह जो प्राप्त होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। फूल की कली से प्राप्त होता है। इलायची की पहाड़ कहाँ है? इलायची के पहाड़ केरल में है, जिसे कार्डमम हिल भी बोला जाता है। और बड़ी इलायची सबसे अधिक भारत में कहाँ से उत्पादन की जाती है? तो यह सिक्किम से उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल से होता है। और भारत में केरल को मसालों का बगीचा भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलरागी कोलाइडी। ठीक है। अगला है कि गामा किरणें क्या होती है। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित एक ऊर्जा युक्त किरणें हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित युक्त किरणें हैं। ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा अल्फा, बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन होता है। ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों का खोज 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकलर ने किया था, जब वह रेडियम निकालने वाली विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें सबसे ज्यादा वेधन क्षमता जो होता है गामा किरण का होता है और आयन क्षमता अल्फा किरण का होता है। आयन क्षमता सर्वाधिक अल्फा किरण का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अणु ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है 38 अणु एटीपी ऊर्जा। 38 अणु एटीपी ऊर्जा। ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पदार्थ मिलता है समुद्री खरपतवार से आयोडीन का मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वाशियोकर। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोकर हो जाता है। यह जो होता है रोग वह प्रोटीन के कमी से होता है, और प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है दूध है, अंडा है, बादाम है, दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, मांस और मछली से भी प्रोटीन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा। तो यह दारू द्वारा, इसे जाइलम भी बोलते हैं। दारू को जाइलम भी बोला जाता है, जाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक शाखा को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से जैविक की शाखा को क्या कहते हैं। तो यह साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन होता है, और कॉन्कोलॉजी से शंख विज्ञान यानी मोलस्का विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और कॉस्मोग्राफी से विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी से ब्रह्मांडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसका सूत्र होता है H2CO3। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद। आज तक यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है।